और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर बटमालू श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ और इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। 2 हिज्ब से, 1 अलबदर से। गोली लगने से 45 साल खातून की भी मौत हुई है और इस बीच सीआरपीएफ कमांडेंट भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर, जहां पर शहर श्रीनगर के बटमालू इलाके में अलसुब मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मुसल्लह झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान 45 साल खातून भी जाँ बहक हो गई। सीआरपीएफ का एक ऑफिसर भी जख्मी हो गया और तफसीलात के मुताबिक काउंसलर रियाज नामी खातून, जिन्हें गोली लगी थी, जख्मी हुई और इसके बाद इन्हें पुलिस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तसादम आराई के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है, जबकि 1 का ताल्लुक अलबद्र नामी मिलिटेंट तंजीम से है। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त बद्रगुन कुलगाम के उबैर मुश्ताक, इमाम साहिब शोपियां के जाकिर अहमद और बटपुरा चिरसू अवंतीपुरा के आदिल हुसैन के बतौर हुई है। और इससे पहले इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बटमालू के फिरदौसाबाद कॉलोनी में एक मखसूस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद यहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई। तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में तब्दील हो गई। झड़प के बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, जिस दौरान फोर्सेज पर संग चलाए गए और इन नौजवानों को, मुश्तिल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए। किसी तरह की नुकसान की इतलात हालांकि मौसूल नहीं हुई हैं। हालात पुरअमन हैं, लेकिन झड़पें जरूर पहले शुरुआती दौर में जब इस एनकाउंटर को, ऑपरेशन को खत्म किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, उसके बाद यहां पर झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए। आंसू गैस के गोले दागे। इस बीच थोड़ी देर पहले डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन्होंने खातून की मौत को काबिले अफसोस करार दिया और दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की मुहिम का एक हिस्सा करार दिया। क्या कुछ उन्होंने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डीजीपी को सुन। ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को, केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला काउंसलर रियाज, जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहां मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सहराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी जिलों के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के जिलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी जिलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और
बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहां नौगाम में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतच में उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। इसके अलावा पंथा चौक में हमारे नाके के ऊपर फायर हुआ जिसमें हमारे जांबाज बहादुर जो एसओजी के हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, उनकी डेथ हुई, मगर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द उसमें भी मारे गए। ये साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमन के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खिते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूं कि फोर्सेस जिस तरीके से अच्छा काम ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं, आने वाले वक्त में ऑपरेशन के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी मिलती रहेगी। फोर्सेस की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेटरल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें, हर हाल में उसको अवॉइड करें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जैसे आपने पहले देखा है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, खासतौर में डीजीपी दिलबाग सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर के मुतालिक जानकारी फराहम कर रहे थे, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजीपी कश्मीर का एक बड़ा बयान सामने आया और सोपोर में हुई नौजवान की पुरस्कार हलाकत का मामला जो इस वक्त जोर पकड़ता जा रहा सुर्खियों में बना हुआ है। और इस हलाकत पर आईजीपी कश्मीर का बयान, महलूक नौजवान से ग्रेनेड मिला इरफान डार के तौर पर जिसकी शनाख्त हुई। अंधेरी में इरफान डार ने फरार होने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी हुआ, लेकिन बाद में जब सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया तो पुलिस के बयान के मुताबिक, जिसमें आईजीपी कश्मीर ने इस बयान को दोहराया कि उनकी लाश एक पत्थर के साथ या पत्थर के ऊपर जहां बरामद की गई और इसके बाद हालांकि उन पर पुलिस ने फायर नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया, ना उन्होंने पुलिस पर फायर किया, ना इस तरफ से कोई फायर ओपन हुआ और इस बीच ग्रेनेड मिला इस नौजवान से जिसका पुलिस ये कह रही कि वो ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहा था। महलूक नौजवान से ग्रेनेड बरामद किया गया। अंधेरे में इरफान फरार हुआ आईजीपी कश्मीर के मुताबिक और इस सिलसिले में तहकीकात के लिए एसएसपी बारामूला और जिला इंतजामिया को आगाह किया गया। एक खत भी रवाना किया गया है उनके बकौल। हो सकता है आज इसके लिए इंक्वायरी के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया जाए और इस पर तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि लगातार जो अहले खाना है इरफान की वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पुलिस हिरासत में इरफान की मौत हुई है और इसके बाद एहतजाज भी किया गया था। गम और गुस्सा था लोगों में और इस पर आईजीपी कश्मीर ने वजाहत कर दी कि इसमें तहकीकात शुरू की जा रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने एसएसपी बारामूला को और डीआई को एक लेटर भी लिखा है जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो इंक्वायरी है इस मामले में अब शुरू होने वाली है। जैसा कि प्रेस नोट में एसपी साहब ने बताया कि उनको जब पिक किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोजीशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरोगेट किया
तो डिस्प्ले में पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस से काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर। उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट करा था, यहाँ पर ग्रेनेड छिपा रखे, यहाँ पर रखे। उस अंधेरा का फायदा उठा के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे, बाद में टॉर्च लाए काफिले। कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे उनके पास लगा हुआ था। फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया, फिर यहाँ पीसीआर में लाया गया, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराए। उनके बाद उनके फैमिली मेंबर का साथ जाके हम लोग सोनभद्र में उनको लास्ट राइड करवाए। दूसरी बात है कि जहाँ आप लोगों ने कुछ कंप्लेन एक्सप्रेस किया है चाहे उनकी फैमिली वाले, उसके तहत मैंने एसपी साहब को बोला कि आप डीएम को बारामूला को लेटर लिखिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है, हम लोग डीएम से रिक्वेस्ट के आप मिस्टर इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए। शायद आज सुबह ऑर्डर निकल चुका होगा। डीजीपी के साथ साथ आईजीपी कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोपुर हलाकत के हवाले से बात कर रहे थे और तहकीकात इसमें शुरू करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है जिला इंतजामिया बारामूला को, एसएसपी को खासतौर से, और उनके मुताबिक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। बढ़ते आगे बात पीडीपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर तालीम साबिक रियासत के जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर तालीम नईम अख्तर को आज खाना नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। नईम अख्तर 5 अगस्त 2019 से एहतियाती हिरासत में थे। वो पहले सब जेल और बाद में अपने घर में नजरबंद थे। इस बीच सब जेल और बाद में अपने घर से जहां पर वो नजरबंद रहे, अख्तर ने अपनी खाना नजरबंदी पर ट्वीट भी किया और ट्वीट के जरिए तस्दीक की कि उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि हिरासत के 407 रोज बाद आज मुझे मतला किया गया कि मैं कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हूं। ट्वीट करके उनकी जानकारी दी। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 को कई सियासी लीडरान को कैदोबंद रखा गया था, जिनमें साबिक वज़ीर आला भी शामिल थे। ताहम अभी सिर्फ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो अयाम असीरी काट रहे हैं, जो अभी भी कैद में है। लेकिन नईम अख्तर, जिन्होंने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी, जिन्हें रिहा कर दिया गया है और उनके बकौल 407 दिनों तक कैद रहने के बाद अब वो आखिर कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। ट्वीट करके नईम अख्तर की तरफ से जानकारी दी गई कि 407 दिनों तक पहले वो जेल में थे, उनके घर को भी सब जेल करा दिया गया, इंतजामिया की तरफ से उन्हें डिटेंशन में रखा गया और 407 दिनों बाद जब आज उनकी नज़रबंदी ख़त्म की गई, इस पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा कि 407 दिनों बाद आज उन्हें मतला किया गया। इंतजामिया की तरफ से बताया गया है कि अब आप कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। बढ़ते आगे बात ऐवान की, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चल रही है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के अंदर भी हुकूमत से सवाल पूछे जा रहे हैं और कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार को घेरने में लगी है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा के अंदर हुकूमत से लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से पैदा सूरत हाल के मुतालिक सवाल पूछा है। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मेरे पास 8 से 10 मिनट बचे हैं, उसमें तकरीबन 9 मिनट मैं सुझाव दूंगा, जो कि बहुत कम सुझाव आए हैं यहाँ। लेकिन उससे पहले ये जरूरी बताना चाहूंगा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोल्डन आवर्स पेशेंट को बचाने का एक प्रयास होता है। यहां जहां तक कोविड का संबंध है, इस सरकार ने गोल्डन मंथ्स बर्बाद किए कोविड को रोकने के लिए। सबसे पहले दिसंबर लास्ट ईयर में वार्निंग दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्होंने कहा था कि चाइना में, हिंदुस्तान के नेबरहुड में एक मिस्टीरियस निमोनिया फैल रहा। तो सबसे पहले, चूंकि हमारी नेबरहुड में हो रहा था, तो हमको चौकन्ना होना चाहिए। और यह भी सच
कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के और इस सरकार को जगाने का प्रयास किया था। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा जनवरी के महीने में कि एक सुनामी आने वाली। उसके बाद मार्च में उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी महामारी आ रही है जिसकी देश कल्पना भी नहीं कर सकता है, देश को जागना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वो बोले नहीं यहां या उस सदन में, लेकिन न बोलने की परंपरा बहुत बड़े बड़े लोगों कर रही होती है, जो न इस सदन में बोलते हैं और न उस सदन में बोलते हैं, जो परंपराएं बड़े सालों के बाद तोड़ी गई हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सर, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने डॉक्टर्स को बहुत सारी कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अटेंड की। मैंने कभी भी उनको डॉक्टर लेके एड्रेस नहीं किया, मैंने हमेशा उनको डियर एंजल्स कहा। एंजल्स का मतलब है फरिश्ता। तो आज उन फरिश्तों को, उन एंजल्स को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने कोविड के दरमियान काम करने में अपनी जान खो दी और कुछ कोविड का आज भी शिकार हुए हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। हमारे देशवासियों, जो दूसरे देशवासी हमारे हैं जो बीमार हैं, उनके साथ भी वो ठीक हो जाए। सर, मैं सिर्फ यहां कुछ सुझाव दूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत टोका टोकी हो गई है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये सब जानते हैं कि किस वक्त लॉकडाउन होना चाहिए था, किस वक्त नहीं होना चाहिए था, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन मैं इसके सुधार के लिए अब सजेशंस दूंगा। सेक्टर वाइज ब्रॉड सजेशन फेवर क्लिनिक्स के हैं। सर, दूसरा सुझाव मेरा है, द वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी डन अवे विद and we should start using the term physical distancing. We need to take urgent steps to enhance our research and public health capacities. We have established BSL level 4 lab in 2009 and till date, even after 11 years, there is no addition of any BSL level 4 lab. Government should immediately establish 4 more regional level 4 BSL labs. The government should also establish BSL level 3 labs in each medical college of the country, and each lab does not cost more than 3 crore rupees, so it is easy to. बात कोविड-19 के हवाले से गुलाम नबी आजाद ऐवान के अंदर कर रहे थे और सरकार को कुछ मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन या फिर कोविड-19 को लेकर क्या किया जाना था और क्या किया जाना चाहिए जिससे इस कहर से बचा जा सके। मुल्क के अंदर आज भी कोविड-19 के 1 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल जूं की तू कोरोना में मजीद 18 अमवात का इजाफा हुआ है और जम्मू कश्मीर के अंदर मरने वालों की तादाद 930 से तजावुज कर गई है। और इस तरीके से मरकज से माहिरीन की टीम जम्मू एक पहुंचने जा रही है। जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बनी है जम्मू सूबे के अंदर और वादी कश्मीर के अंदर, उसको देखते हुए जहां पर 58,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं, इनकी रोकथाम के लिए और बेहतर जो तिब्बी निज़ाम है, जो हेल्थ सेक्टर हमारा है, उसको और ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिदायत पर माहिरीन की एक टीम जम्मू कश्मीर पहुंचने जा रही है। जम्मू के अंदर जहां पर माहिरीन से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, महकमा सेहत के आला अफसरान से बातचीत की जाएगी और लॉकडाउन के अलावा, पाबंदियों के अलावा, रिस्ट्रिक्शंस के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर और कौन सा ऐसा ऑप्शन बचता है जिससे कोविड-19 के बढ़ते केसेस को कम से कम रखा जाए। टेस्टिंग की सहूलियात तेज की गई हैं, रैपिड टेस्टिंग, इसके हमारे सामने जो नताइज हैं वो किस हद तक इस वक्त सामने आ रहे हैं, किस हद तक सही है, इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन होने वाला है। और ये खुसूसी टीम जो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर इस सब पर मुशावरत की जाएगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ। 24 घंटों में 1590 नए मामले, 91 मुसाफिर भी शामिल हैं और इन मुतासरीन में एक बड़ी तादाद कोविड-19 की
जम्मू और वादी कश्मीर से भी है 758, वादी से 832 जम्मू सूबे से। और आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि श्रीनगर में 225, वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले से, जम्मू जिले में सबसे ज्यादा 221 मस्बत मामले जम्मू जिले से सामने आए हैं। और इस तरीके से मुल्क भर के अंदर बात करें तो मरने वालों की तादाद करीब 80,000 पहुंच गई है। मुतासरीन की तादाद मुल्क के अंदर 51 लाख से तजावुज कर गई है। 97,800 से ज्यादा केसेज आज एक बार फिर रिपोर्ट हुए। खित्ता चनाब के अंदर भी कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है और लोगों को इस वक्त जान बचाने के लिए घरों में बैठने को तरजीह देने की अपील की जा रही है। मुसलसल जिला डोडा और किश्तवाड़ के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके के खित्ता पीर पंजाल और खित्ता चनाब के अंदर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियां फिलहाल डोडा के अंदर अब बंद की गई हैं। आज मुसलसल तीसरा रोज है, कारोबार बंद है और आज भी बाजार में वीरानी नजर आ रही है। जिला डोडा में मकामी लोगों ने भी इंतजामिया को ताउन देते हुए घरों में बैठने को तरजीह दी और कोविड-19 के बढ़ते केसेस या खतरात से निपटने के लिए इंतजामिया जो इकदाम कर रही है उसमें अवाम से शराकतदारी की मुसलसल अपील की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच वैक्सीन के आने की तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर जहां पर रूस और भारत के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा तय पाया। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, भारत और रूस के दरमियान वैक्सीन को लेकर बड़ा मुआहिदा तय पाया। एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ, अहम एग्रीमेंट, और रूस भारत को 100 मिलियन वैक्सीन के डोज देगा। जी हां, नए साल की इब्तिदा के साथ ही भारत को वैक्सीन का मिलने का आगाज हो जाएगा। रूस की तरफ से मदद की जाएगी। मुल्क के अंदर बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए ये अहम मुआहिदा हुआ है और रूस पहला मुल्क जिसने कोविड-19 वैक्सीन को कामयाबी के साथ लॉन्च करने इसकी शुरुआत की बात कही थी, दावा किया था। और इसके बाद भारत के जो सफारतखाने में इस वक्त सीनियर अफसरान हैं उनकी बातचीत, भारतीय सरकार के नुमाइंदे उनकी बातचीत रूस की उस कंपनी के साथ, उस मेडिकल इदारे के साथ जिसने इस वैक्सीन को बनाने में अहम रोल अदा किया है। और स्पुतनिक नामी ये वैक्सीन, कोविड-19 से लड़ने के लिए स्पुतनिक नाम की वैक्सीन जो जनवरी के महीने से या 2021 की शुरुआत से ही भारत को सौंपी जाएगी। 100 मिलियन वैक्सीन के डोज भारत पहुंचाए जाएंगे जहां पर कोविड-19 के बढ़ते मामलात को कम करने की कोशिश की जाएगी। और 100 मिलियन वैक्सीन के जो डोज हैं नए साल के इब्तिदा में भारत को मिलेंगे, जिस पर भारत और रूस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। बढ़ते आगे बात अब शुमाली कश्मीर की, जहां पर वटलाब सोपोर में, जिसे शुमाली कश्मीर के बेहतरीन सयाहती मकामात में से एक बेहतरीन मकाम तस्वुर किया जाता है, ताहम मौजूदा हालात में दीगर कई अहम मकामात की तरह वटलाब में भी इंतजामिया की गैर संजीदगी की वजह से इस वक्त यह खूबसूरत मकाम अपनी पहचान खो रहा है। खूबसूरत इलाके को जाज़िब नजर बनाने के लिए अगरचे इंतजामिया ने लाखों रुपए खर्च किए, ताहम आज भी ये मकाम वीरानी का मंजर पेश करा और इंतजामिया की गैर संजीदगी और महकमा सयाहत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक अगरचे इंतजामिया इन सयाहती मकामात के लिए बेहतर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की दावे कर रही है, लेकिन मजीद इकदाम करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता है तो कई लोगों के लिए मकामी सतह पर ही रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर टूरिस्ट हट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। हालांकि 10-12 साल पहले उन्होंने मैरिज हॉल से शुरू किया था और फिर ये फैलते फैलते बहुत सारी उन्होंने जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर रेज़ की हुई हैं। ठीक था, तो ज़मीन भी वटलब की थी, यहाँ पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। हम बहुत ही खुश हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था, या हम कहेंगे वो जो लोग वहाँ पर थे जो उस वक्त आए थे, जिन्होंने कहा कि आप ज़मीन दीजिए और जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वहाँ पर वटलब की जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हीं को यहाँ पर हम एम्प्लॉय करेंगे। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप यहाँ की तरफ आप अपनी तवज्जो मबजूल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पर पैसा खर्च किया है, आपने स्ट्रक्चर्स रेज किए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट होगा जहाँ पे आप वुलर भी देख सकते हो, जहाँ पे आप जो शीरकोट हिल यहाँ के पीछे देख रहे हो ये भी है, बाबा शुक्रुद्दीन की श्राइन है। मुझे नहीं लगता कि सोपोर इलाके में इससे भी अच्छी कोई जगह होगी। नेचुरल ब्यूटी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सीन है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है। तो इन्होंने ये एक अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, टूरिस्ट हब बनाएंगे। नहीं लग रहा कि वो इस अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे 50 करोड़ 40 करोड़ जितना भी लगाया इन्वेस्ट किया,
लेकिन उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने एक रूप नहीं दिया, इन्होंने इसको फेस नहीं दिया, लोगों के सामने नहीं लाया। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ खास पेशकश सियासी समाजी तो मजहबी मामला तुहंज आवाज सन अल्फाज लूकन हिंद सवाल हुकामन हिंद जवाब प्रेत दो शाम 4:30 to 7 बजे तुहंद पसंदीदा कशर खबरनाम सिर्फ तो सिर्फ गुलिस्तान।